नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी को सुबह सुबह की राम राम। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। कल दोस्तों लाइट ऑफ लॉ अमित पांडे सर का वीडियो मैंने देखा था। आप सभी देखते हैं, हम भी देखते हैं। दोस्तों, उनकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हालाँकि यह मैं मान के चलता हूँ कि आपने वो वीडियो देखी होगी। कल उस वीडियो में एक बहन की कहानी उन्होंने बताई, जो कि जिस कहानी ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। और एक दिन मैंने अपनी वीडियो में बोल दिया था कि मैं अगर 4 साल भी नौकरी नहीं पाता हूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं किसान आदमी हूँ, उगाता हूँ, खाने से ज़्यादा उगा लेता हूँ, मैं पड़ा रहूँगा घर पे। लेकिन इन जैसी बहनों की कहानियाँ सुन के और जो मेरे हृदय से आवाज़ निकली है कि नहीं, इनको इनकी जॉब जल्द से जल्द मिलनी चाहिए और उसके लिए अब हम खड़े होंगे। दोस्तों, आप जो मुझे जानते होंगे वो जानते होंगे कि मैं नॉर्मली 9 बजे के आसपास सो जाता हूँ। आप 9 बजे के बाद मेरा टेलीग्राम पे रिप्लाई बहुत कम देखेंगे। 9:30 बजे के बाद तो आपको रेयरली ही मिलेगा। मैं 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाता हूँ। और कल मैं 12 बजे तक एक्टिव था, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार ये कहानी मेरे दिमाग में आ रही थी कि कोई माँ इतना बड़ा कुर्बानी कैसे कर सकती है भाई। तो मुझे फिर वो KGF का डायलॉग याद आया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। और फिर मुझे याद आई एक कहानी, एक माँ के त्याग की कहानी, आज के 1000 साल पहले उस त्याग की कहानी। पहले मैं आपको उस माँ के त्याग की कहानी बताऊंगा, फिर आज वाले माँ की त्याग की कहानी बताऊंगा, और फिर इन टटपूजियों को इनकी हरकतें बताऊंगा। शायद इनमें मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ ना कुछ तो इंसानियत बची होगी, कि इन्हें अभी भी होश आए और कुछ तो इनकी अंतरात्मा इनको आवाज़ दे कि भाई कर क्या रहा है तू। हालांकि भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, सूअर जो है वो टट्टी में ही लौटेगा। इनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते इंसानियत की, लेकिन फिर भी मैं एक अंतिम प्रयास करूंगा इनके अंदर की इंसानियत को जगाने का। दोस्तों, 1000 साल पहले, अच्छा बताओ दोस्तों, इसमें से राणा प्रताप का नाम किसने नहीं सुना है? राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, वह महाराणा प्रताप जिसने भारत के सम्राट कहे जाने वाले अकबर को नाको चने चबवा दिए थे। कभी भी वह राजपूताना का एकमात्र ऐसा शासक था उस समय जो कि स्वतंत्र था। जिस समय में अकबर का नाम सुनने के बाद बड़ी बड़ी रियासतें अपने तलवार जमीन पर रख देती थी, उस समय मेवाड़ का एक राजवंश का एक शासक, महापराक्रमी, महावीर, अकबर को धूल चटाता रहा। हल्दी घाटी की लड़ाई में उसने अपना समर्पण नहीं किया है, और आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी को तिलक समझकर वहाँ के लोग लगाते हैं। मेरी भी यह इच्छा है कि मैं कभी हल्दी घाटी जाऊँ और वहाँ की मिट्टी को अपने पास लेके आऊँ और उसे मैं रखूँ कि यह मिट्टी है जो कि वीरों को पैदा करती है। लेकिन इस मिट्टी ने एक वीर को पैदा किया, और उस वीर ने भारत का नाम रोशन किया। उस वीर की वीरता की कहानियाँ हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो वीर दुनिया में आया ही नहीं होता तो? दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझिए कि अगर महाराणा प्रताप आज इस दुनिया में है तो उसके पीछे एक माँ की कुर्बानी है। दोस्तों, महाराणा प्रताप के 3 पीढ़ी पहले इनके पिता के पिताजी महाराणा विक्रमादित्य उस समय मेवाड़ के शासक थे। उस समय मेवाड़ का सेनापति था दासी का पुत्र एक वनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और वह विक्रमादित्य के पुत्र जो थे महाराजा उदय सिंह, वह विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद वनवीर उदय सिंह की हत्या करने के लिए चला कि भाई हम उदय सिंह को अगर मार देते हैं तो फिर हमारा रास्ता साफ हो जाता है। उदय सिंह की एक धाय माँ, जिसे आजकल हम लोग दाई या आई बोलते हैं, या इंग्लिश में नैनी बोलते हैं शायद, एक धाय माँ थी पन्ना का एक पुत्र था चंदन और उदय सिंह दोनों हम उम्र थे, दोनों साथ साथ खेलते थे। पन्ना धाय माँ दोनों को एक ही प्यार से पालन पोषण लालन पालन करती थी। जैसे ही पन्ना धाय माँ को यह खबर मिली कि वनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और वह उदय सिंह को मारने के लिए नंगी तलवार लेकर महाराणा उदय सिंह के शयन कक्ष में आ रहा है, धाय माँ के आंखों से खून आ गया। उस समय उस माँ के पास 2 ऑप्शन थे, एक कि महाराणा उदय सिंह की हत्या होने देती और फिर आगे वो शान से उसी राजवंश में मेवाड़ के शासन में ही रह के वनवीर के पुत्रों के लिए धाय माँ का काम करती, और उसका बेटा चंदन भी आगे चल के हो सकता है सेनापति या अच्छे पदों पर रहता। और दूसरा ऑप्शन ये था कि अपनी कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया जाए, अपने कर्तव्य परायणता को ध्यान में रखा जाए और अपने मातृत्व की बलि देकर अपने कर्तव्य को जिंदा किया जाए। उस समय उस धाय माँ ने दूसरा ऑप्शन चुना कि हमें कर्तव्य बचाना है, हमें मातृत्व को पीछे रखना है। और उसने उस समय जो कुर्बानी दी
वो शायद विश्व की सबसे बड़ी कुर्बानी होगी। उसने महाराणा उदय सिंह को, सोते हुए महाराणा उदय सिंह को उठाया और पत्तल की टोकरी में रख दिया। वो टोकरी जिसमें राजमहल की जूठी पत्तलें बाहर फेंकने के लिए जाती थी, उस टोकरी में रखकर उसके ऊपर 2-4 जूठी पत्तलें रखकर सुरक्षित उन्हें राजमहल से बाहर कर दिया। वनवीर को शक न हो, वह उसके पीछे न जाए, इसलिए महाराणा उदय सिंह के शयन बिस्तर पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। उदय सिंह को बचाने के लिए उसने जैसे ही बनवीर आया और पूछा कि उदय सिंह कहाँ है, धाय माँ ने इशारा किया उस सोते हुए अपने पुत्र पर, अपने पुत्र चंदन पर इशारा किया कि ये देखो, ये रहे उदय सिंह, आप इसे मार दो। एक माँ के सामने, यानी धाय माँ पन्ना के सामने बनवीर ने नंगी तलवार चलाई और उसके पुत्र के 2 टुकड़े हो गए। उस माँ के मुंह से चीख भी नहीं निकली कि कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए। दोस्त, उस माँ ने वह कुर्बानी दी। उस कुर्बानी के बदौलत महाराणा उदय सिंह सही सलामत मेवाड़ राज्य से बाहर चले गए। बाद में उन्होंने अपने राज्य को हथियाया और बाद में उन्हीं के पुत्रों में महाराणा सांगा और उन्हीं के पुत्र में महाराणा प्रताप, जो कि महान वीर थे, वो पैदा हुए। एक माँ की एक कुर्बानी ने, एक माँ ने अपना बेटा दे दिया लेकिन उस समय मेवाड़ राजवंश को बचा लिया। ये होता है दोस्त माँ की कुर्बानी। मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, बस मुझे अच्छा लगा, हाँ आपको ये चीज़ जानी चाहिए। अब मैं आते हैं आज एक माँ की कुर्बानी के बारे में। दोस्तों, ये कल मैसेज आपने अमित सर की वीडियो में देखा होगा। ये बहन है मालती कुमारी, जौनपुर की निवासी हैं। इनका मैसेज है कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बड़ी मेहनत करके मैंने दरोगा में सिलेक्शन लिया था। वो बहन जो कि एक परिवार से बिलोंग करती थी। आप लोग जानते हो जो हाउस वाइफ होती हैं, स्पेशली गांव में जो भी हाउस वाइफ होती हैं उनके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सास ससुर को संभालो, पति को संभालो, बच्चे, मान लो बच्चे तो नहीं थे, पति को संभालो और भी परिवार वालों को संभालो, खाना पीना सब कुछ करो, उसके बाद टाइम निकाल के कहीं ना कहीं बेचारी पढ़ती रही होंगी। उस चीज़ को करने के बाद किसी तरह से इन्होंने रिटन परीक्षा पास कर ली। रिटन परीक्षा पास करने के लिए जब इनकी रनिंग की डेट आई, उस समय ये बहन 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्योंकि किसी भी परिवार के लिए, किसी भी पति के लिए, किसी भी सास ससुर के लिए पुत्र या पोता सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, इसलिए इन्हें मना कर दिया गया था कि भाई आप रनिंग ना करो। लेकिन पति की मर्जी के खिलाफ इन्होंने अपने कर्तव्य को चुना और ये रनिंग के लिए गई। हालांकि इन्हें ये नहीं पता था कि यह रनिंग आगे चल के इनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। फिर भी इन्होंने अपने कर्तव्य को चुना कि हाँ, मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा देनी है, हाँ मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे आगे चलकर इस देश में कुछ ऐसा करना है कि लोग ये ना बोलें कि लड़कियां सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित रहती हैं। इस बात को ही जिंदा करने के लिए मात्र, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में ये मानसिकता होती है कि पति कमाएगा पत्नी खाएगी, यही सोच के विवाह किया जाता है। तो इनको कोई खास जरूरत नहीं थी इतना एफर्ट करने की, लेकिन सिर्फ इस बात के लिए कि यह धारणा बदलनी चाहिए कि बेटियां सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित रहे। इस बात के लिए इस बहन ने 4 महीने प्रेग्नेंट के बाद भी वो दौड़ लगाई। दौड़ लगाना कितना मुश्किल होता है आपको भी पता है, मुझको पता है, जो रनिंग में गया सबको पता है। रनिंग के बाद हम बेहोश होकर गिर पड़े थे। एक दीवान जी हमको पंखा कर रहे थे, जो मेरे साथ रनिंग गए थे वो जानते हैं, उन्होंने देखा था। रनिंग में मैं सबसे लदबुदर था। फिर भी इस बहन, सोचो, मैं कुछ भी नहीं है यार, 23 साल की उम्र है, चाहता तो मैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, फिर भी मेरी ये हालत थी। तो 4 महीने प्रेग्नेंट औरत जो कि अपने पेट में 4 महीने का बच्चा लेकर दौड़ी होंगी, सोचो कितने कष्ट झेला उन्होंने। लेकिन फिर भी सिर्फ ये बात कि मुझे अपने पैर पर खड़े होना है, मुझे ये धारणा बदलनी है कि गाँव की एक हाउस वाइफ जो होती है वह भी दरोगा बनेगी। इन्होंने किया, इन्होंने अपना बेस्ट दिया। हालांकि दुर्भाग्यवश इनका बच्चा उससे चला गया। इसकी वजह से कुछ भी, मुझे वो डॉक्टर वाली बात होगी, जो भी हुआ, इससे इनका बच्चा अब नहीं रहा दुनिया में। फिर भी अपने बच्चे के बलिदान देने के बाद भी इनके मन में कहीं ना कहीं एक सुकून था, चलो मेरा एक बलिदान अगर इस दाग को धोता है कि लड़कियां सिर्फ चूल्हे चौके तक बनी हैं। हालांकि इस समाज में, हमारे यहाँ पूर्वांचल में ये चीज़ें हैं, अभी भी हैं, मैक्सिमम जगह हैं, हाँ लड़कियाँ आगे, बट कई जगहों पर ये चीज़ें हैं अभी भी। तो उन्होंने सिर्फ कि मेरे इस बलिदान से अगर ये चीज़ें सही हो जाती हैं तो कोई बात नहीं। जैसे उस समय धाय माँ पन्ना ने अपने पुत्र को बलिदान किया था, मेवाड़ राजवंश को बचाया था, और आज हम महाराणा प्रताप की वीरता के गुणगान करते हैं, ठीक उसी तरह इन्होंने भी अपना बच्चा यह सोच के संतोष किया कि चलो आगे हम एक धारणा बदलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस घटना का जो परिणाम होना था हुआ वही। बच्चा जाने के बाद परिवार में सबसे बड़ी दुश्मन ये हो गई। परिवार वाले इसे बच्चे के हत्यारिन कहने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सास ससुर जो होते हैं उनका जान पोता होता है। ये हमारे समाज की बात है, हम आपके तो हम नहीं जानते। उसके बाद इनकी ये सिचुएशन, उस परिवार में रहना इनके लिए मुश्किल हो गया और ये मायके आ गई।
क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में भी गिल्ट रहा होगा कि हाँ, बच्चा तो गया है मेरी ही वजह से। एक माँ के लिए अपना बच्चा कुर्बान करना सबसे बड़ी बात होती है दोस्त, क्योंकि आपकी भी माँ होगी, मेरी भी माँ है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी अभी घर में जाता हूँ 10 मिनट मम्मी न दिखे तो सबसे पहला सवाल मेरा है मम्मी कहाँ है। बस ये सवाल, मम्मी कहाँ है। भाई दुनिया में सबके फ़ोन आते होंगे, सबके पास आते होंगे घर वालों के फ़ोन, मम्मी का ही फ़ोन आता है जिसमें सबसे पहले पूछा था बेटा खाना खाया, और किसी का फ़ोन खाना खाया नहीं आता। ये बाबू ने खाना खाया, ये नहीं होता भाई, ये फॉर्मेलिटी होती है। माँ का प्यार होता है, बेटा खाना खाया, सही से खा रहे हो कि नहीं। कमाने का माँ कभी नहीं पूछती, सबसे पहले खाने का पूछती है। इस दुनिया में केवल वही एक ऐसा है, बाकी सारे लोग पूछेंगे कमाए भाई, कितना सैलरी आई, पैसे आए, बट माँ होती है माँ। तो एक माँ और बेटे का ये रिश्ता होता है। 4 महीने का अपना बेटा जिसका चला गया हो, सोचो उसकी दिमागी स्थिति क्या रही होगी और अभी भी क्या होगी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हाँ हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद वह आके प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का कार्य करने लगी। और प्राइवेट स्कूल में टीचर की सैलरी क्या होती है आपको भी पता है, मुझे पता है, लेकिन मन में एक सुकून था कि हाँ ये गवर्नमेंट बहुत तेज़ काम कर रही है, महीने 2 महीने में मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर पे रहूँगी। कहीं ना कहीं हम भी इनके मन में यही बात डालते रहते हैं कि हाँ आपका बहुत जल्द मेडिकल होने वाला है। इन्हीं सब बातों से ये मोटिवेटेड रह के इस हाल में चल रही हैं। लेकिन आजकल कुछ दिनों से इन लोगों ने, इन तटपूंजियों ने एक गिरोह बनाया हुआ है, और इनका गिरोह सिर्फ बार बार आके यही बोल के जा रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, री एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा। इस बात से ये बहन इतनी परेशान हो चुकी है कि बोल रही है कि सर जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो सेक्चुअलियों? अरे गधों, थोड़ा तो सोचो यार, दिमाग लगाओ। अब बोलोगे कि मेरी वीडियो देखती ही क्यों है? साहब तुम्हारी वीडियो हम लोग फॉर्म भरने से पहले देखते थे, उससे पहले से हम लोग तुम्हारी वीडियो देखते आ रहे हैं। हमने कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ ना कुछ तो समझा था। ये क्या कर रहे हो भाई, आप ये करने के लिए आए हो? एक बात बताओ, कल को आप क्या मुंह दिखाओगे, क्या मुंह दिखाओगे भाई ये सब करके? 200% री एग्जाम होगा, अरे जो करना है कोर्ट में करते, कम से कम यूट्यूब पर आके दोनों के पक्ष में बोलते कि ठीक है मामला न्यायिक है, जो होगा देखा जाएगा। आप यह बोल सकते थे, नहीं आप आके बोलते कि 200% एग्जाम होगा ही होगा। इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है समाज में? आप देखो कि एक माँ वो माँ जिसका बच्चा खो गया है, जिसने अपना परिवार खो दिया, अपना पति खो दिया, उसके बाद भी सिर्फ इस आशा में खड़ी है कि हाँ एक दिन मैं यह धारणा बदलूँगी और एक दिन मैं दरोगा बनूंगी, सारी चीज़ें, सारे समस्याएं मेरे एक क्षण में शांत हो जाएंगी। लेकिन वो बनने से तुम कभी नहीं रोक सकते, वो बनेगी। हम खड़े हैं भाई, वो बनेगी, कैसे नहीं बनेगी? उसने मेहनत की है, उस बनेगी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके मुताबिक पूरी परीक्षा फर्जी है, मैं मान लेता हूँ। 9533 फर्जी है, मैं मान लेता हूँ। आपको मैं आवाज़ से 15 लाख वाला को मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर ये बहन जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी की, ईमानदारी से आई हुई है, अपना पति, अपना बच्चा, अपना परिवार खोने के बाद इस पद तक पहुंची है, तो आप बताओ इसका हक छीन के आप कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? आप बोलोगे कि हार जीत परिणाम है, कोशिश हमारा काम है। यह जीत है तुम्हारी। एक बहन को तुमने इस हालत में ला दिया है कि वह बोल रही है कि मेरा मरने का मन कर रहा है। यह तुम्हारी जीत है दोस्त, यह करने आए हो यार। मुझे तो यार घृणा हो गई है अब तुम लोगों की सोच से। बड़े बड़े चैनल बनाओगे, बड़े बड़े नाम लेके आओगे। चलो मैं जो बोलता हूँ, मैं हमेशा मजाक में बोलता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं उतना कैपेबल हूँ। मैं तुम्हारे जोक भी सह सकता हूँ, तुम्हारे रोस्ट भी सकता हूँ, तुम्हारे एक्शन भी झेल सकता हूँ भाई। इतना है गुदा अपने में। ऐसे बात इतने हल्के में ना लो कि मुझे डरा दो, ये भाग गया ज्ञानी, ये सब नहीं होता। हम अपने बाप के अलावा किसी के बाप से नहीं डरते, सिर्फ अपने बाप से डरते हैं, क्योंकि बाप के जूते बहुत खाए हैं हमने। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यार ये करने आए हो तुम। आज तक कभी भी मुझसे अनसिलेक्टेड भाई भी कॉल पे बात करते हैं, टेलीग्राम पे मैं मिलता हूँ उतने प्यार से, और वो भी मुझे उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी अनसिलेक्टेड को कुछ नहीं कहा है। मैं उनको यही बोलता हूँ भाई ठीक है, इस भर्ती में जो हुआ आप आगे के लिए तैयारी करते रहिए। और आप क्या कर रहे हो? हालांकि जो भी है, अगर आज भी तुम्हारे अंदर अंतरात्मा है, तुम्हारे अंदर कुछ भी है, तो तुम अपना जो है थोड़ा सा बैठ के सोचो कि क्या यही करने तुम आए हो। खैर ये रही आपकी बात। तो ये मालती जी को मैं कहना चाहूँगा कि बहन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 9534 पूरा एक परिवार है, वो आपके साथ खड़ा है। आपके हक की जाप आपसे कोई भी गधा नहीं छीन सकता। इस बात की गारंटी आपका भाई सीक्रेट ज्ञानी लेता है। आपके पड़ोस का ही मैं हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे किसी दिन आके मिलूँ। और मैं हूँ आपके पड़ोस का, अविनाश शुक्ला है मेरा भाई, वो भी यहीं का है। हम दोनों आएंगे आपसे मिलने, और भी कई लोग हैं हमारे पास, 7 सिलेक्टेड लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, और जो बन पड़ेगा हमसे हम करेंगे, क्योंकि 9534 परिवार की आप जिम्मेदारी हो। लेकिन मैं इन सेक्चुअलियों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि सोचो,
तुम किस स्तर तक आ गए हो। अब हालांकि मैं जो है आपसे उम्मीद भी नहीं करता इतनी ज़्यादा सिंसियरिटी की, लेकिन अगर कहीं भी अंतरात्मा जगी हो, लगा हो कि हाँ इन बहन के साथ जो हुआ है उसका परिणाम, उसका फल, उस मेहनत का फल इसको मिलना चाहिए, तो एक बार आके अपनी वीडियो में बोल देना। ज्ञानी को आप गाली दो, ज्ञानी बोलने नहीं आएगा। वो हमारी आपकी लड़ाई चले, बट हमारी आपकी लड़ाई में इन बहनों को ना पीसो। खैर दोस्त, ये मेरे दिल की आवाज़ है जो कि मेरे सामने ज़बान पे आ गई, और मुझे नहीं लगता यार अब इन लोगों की वीडियो आपको देखनी चाहिए। मैं इस बहन को या सारे भाइयों को कहूँगा आप इनकी वीडियो ना देखो। जो होना है हम करेंगे, जो करना है हम करेंगे, बस आप ये करो कि आप इनकी वीडियोस का बायकॉट करो, मत देखो। जानकारी आपको हम देंगे। रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट में हमारा पल्ला बहुत भारी है, कोर्ट से ये नहीं जीत सकते, इसीलिए ये इतना बौखलाए हुए हैं कि आके यूट्यूब पर इधर उधर टट्टी कर रहे हैं। और यूट्यूब पर टट्टी करने से भाई कुछ भी नहीं होता। तुम यूट्यूब पर सिर्फ बोल सकते हो, मैं बोलूँगा कि भर्ती क्लियर है, तुम बोलोगे री एग्जाम होगा, यही होगा यूट्यूब पे। असल में कोर्ट में तुम सुनवाई नहीं करा पा रहे हो, असल में कोर्ट से तुम्हें एक स्टे तक नहीं मिल पाया है, तो तुम समझ लो तुम कहाँ पे खड़े हो। ठीक, अब आते हैं दोस्तों दूसरी बात पर, जो ये लोग रोज़ चिल्लाते रहते हैं कि अरे NSCIT पर हो गया केस दर्ज, अब तो पेपर रद्द, लीक एग्जाम होगा, लीक एग्जाम में दूसरी कंपनी से कराएंगे। तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि ये गधे हैं, इनको पता वता कुछ है नहीं, बैल हैं, एक नंबर के बैल हैं भाई, बैल बैल सही होता है यार, बैल भी इनसे बुद्धिमान होता है। ये पता नहीं किस, ये इस दुनिया के हैं ही नहीं यार। भगवान ने इनको बनाते समय हमको लग रहा है कि भगवान हट गए होंगे, असिस्टेंट को दे दिया होगा काम इनको बनाने का। मतलब एक आदमी कल आधे घंटे 30-32 मिनट आके बैठा था टट्टी करने यूट्यूब पर। मैं हालांकि इनकी वीडियो देखना नहीं चाहता, फिर भी मेरे दोस्त बोले कि आज जाओ एक बार देख के आओ, जाओ एक बार देख के आओ। भाई मैं वीडियो देखने गया, इसकी शक्ल देखते ही मुझे टट्टी की याद आई। जो लोग खेतों में किए होंगे, आप इमेजिन करो, जब आप अपना काम करके निकलते हो तो जो आउटपुट बनता है टावर जैसा, टावर, स्टैचू, मीनार जो बनता है, सेम वही आउटपुट देखो यहाँ पे भी दिख रहा है। जो सर पे इसके है ना चिड़िया का घोंसला जैसा, वो देख के मुझे उसी की याद आ जाती है यार। इसलिए मैंने देखा भी नहीं इसका वीडियो, ना तो मैं देखूंगा और ना तो मैंने इन्हें इस लायक समझता हूँ कि अब मैं इन पे बात करूँ। अबे जो करना है करो, जो उखाड़ना है उखाड़ो। इस भर्ती में तुम कुछ भी नहीं कर सकते, भर्ती तो हम पूरी करवा के रहेंगे। हम ईमानदारी से हुए हैं, हमें हमारा हक लेना है, हमें पता है। तुमसे कुछ नहीं हो रहा, तुम यूट्यूब पर करो, जो करना है कर सकते हो, कर लो। दूसरी बात, बहुत इन लोगों के बहुत एक चीज़ आरोप लगाते हैं, अरे NSCIT पे तो FIR हो गई, अब तो NSCIT गई, अब तो NSCIT रद्द हो गई, अब तो परीक्षा रद्द हो जाए। देखो भाई ठीक है, तो एग्ज़ाम किससे कराओगे? क्योंकि टेंडर में सिर्फ 2 कंपनियां आई थी, NSCIT एंड TCS ग्रुप डी का एग्ज़ाम करा रही है। TCS एग्ज़ाम कंडक्टिंग सबसे बड़ी कंपनी है, मुझे लगता है इंडिया की। ठीक, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उसमें भी रोज़ कोई ना कोई पकड़े जा रहे हैं, और उसमें भी TCS के कर्मचारी इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी TCS के कर्मचारी, परीक्षा करा रही कंपनी के अधिकारी भी शामिल हैं। अब आप बोलोगे अच्छा अधिकारी शामिल हैं, इसका मतलब ये भी परीक्षा गड़बड़ है, इसे भी रद्द करो। तो दोस्त एक बात समझो, मैं किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को समर्थन नहीं करता। मैं किसी भी तरह के मैं जो सॉल्वर हैं, नकलची हैं, इनका भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में, जहाँ इतने ज़्यादा लोग एक नौकरी में बैठते हैं, वहाँ पर किसी का भी स्वार्थी होना लाजमी है। कोई भी नकल करके चाहेगा कि मुझे यह नौकरी मिल जाए, लेकिन सरकार और STF उससे एक कदम आगे रहती हैं और हमेशा उन्हें पकड़ के अंदर कर देती हैं। जो कुछ एक आध बच भी जाते हैं, उन्हें बाद में एग्ज़ाम कंडक्टिंग कराने वाली कंपनियां या फिर उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाले बोर्ड या फिर पुलिस की मदद से पकड़ा जाता है। यह अब तक होता आया है, आगे भी होता रहेगा। यह आप नहीं रोक सकते कि कोई सेधमारी की कोशिश भी न करे। कोशिश लोग करेंगे, कोशिश करने वाले पकड़े जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके अगर 1-2 कर्मचारियों पर FIR हो भी जाती है, उससे कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी उस कर्मचारी को बाहर कर देती है और उस पर लीगल एक्शन लिया जाता है। यह भी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्त ये है, अगर ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम कराने वाली कंपनी NSCIT पे FIR हो गया, इस बात पर भर्ती रद्द हो जाए, भाई एक बात समझ लो, NSCIT छोड़ो। जैसा अमित सर ने बताया था ना कि जज साहिबा ने बोला था कि क्या आप यूपी के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं या उत्तराखंड और MP में बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो यूपी में NSCIT पर कोई कहीं भी इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, अगर कंपनी के कर्मचारियों पर FIR दर्ज होते तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाता है। तीसरी बात, अगर इन लीग एग्जाम वाले गधों से पूछना कि TCS भी इस तरह से काम कर रही है, NSCIT तुम्हारे नज़र में पहले ही करप्ट है, तो एक बात बताओ, तुम लीग एग्जाम किससे कराओगे, ये भी बता देना।
और चौथी और सबसे अंतिम बात कि जब तुम इतने ज़्यादा ज्ञानी थे, तुम इतने ज़्यादा समझदार थे, तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि गलत कंपनी को टेंडर दिया गया है, एग्ज़ाम रद्द करो। क्यों रिजल्ट आने तक तुम रोज़ भर्ती पूरी कराने पे लगे हुए थे? क्यों रिजल्ट आने तक तुम रोज़ कट ऑफ बता रहे थे अपने चैनल पे आके? क्यों भाई, हमने तुम्हारे भी कट ऑफ देखे हुए हैं। और जब तुम्हारा नहीं हुआ तब तुमको यह भर्ती प्रक्रिया जो है वो टेंटेड लगने लगी, अनफेयर मीन्स लगने लगी। समझ लो, तुम्हारे जितने लोग हैं सबके अलग अलग स्वार्थ हैं। किसी को दूसरा मौका चाहिए, किसी को अपनी पार्टी बनानी है। एक्चुअली मैं इन्हीं लोगों को बोलता हूँ भाई जो कपोल कल्पनाएं करते हैं। करना धरना कुछ नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें, 500 करोड़, 5000 करोड़, 5 लाख करोड़, ऐसी हरकतों से बनती है भाई पार्टी लोगों को जोड़ने से बनती है, तोड़ने से नहीं। तो ये 2 कौड़ी वाली हरकतें करोगे तो पार्टी नहीं बनने वाली। खैर, तो ये चीज़ें, ये जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तब ये लोग जो है आके रोना शुरू कर दिए। और उसके भी अलावा उसके भी बाद अब ये इनका जो ये टारगेट है, कहीं से किसी तरह से कुछ लोगों का ये टारगेट है कि मुझे दूसरा मौका मिल जाए, कुछ लोगों का ये टारगेट है कि इसी बहाने मेरी पार्टी बन जाए, और कुछ लोगों का ये टारगेट है कहीं ना कहीं चंदा मिल जाए। लेकिन दोस्त, यह सब करने से पहले एक बार मालती जी जैसी और ऐसी कई बहनों के बारे में सोच लेना जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए अपना सब कुछ खो दिया है। ऐसी अगर किसी एक बहन की भी ज़िंदगी आपकी वजह से ख़राब होती है तो आप अपने आप को लाइफ टाइम कैसे माफ़ कर पाओगे? आप बताओ दोस्त। मैं तो नहीं कर पाता। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं इतना भी समझदार नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मुझे भी समझ में आ गया कि अगर मेरी वजह से किसी की आंखों में एक आंसू आता है तो दोस्त मेरा जीना जो है वो मेरा इस धरती पर आना व्यर्थ है। मैं ये बता दूँ, मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आता है तो, और आपने तो कहाँ तक लोगों को पहुँचा दिया। ये बात है दोस्त। बाकी जिनको लगता है कि ज्ञानी को इनको जवाब देने पे, को भाई इनको जवाब दूं, अब मैं समझता नहीं। मैंने इनको कई बार बोला कि भाई आप फेयर वे में आइए, लीगल वे में आइए, आप एक हेल्दी डिबेट करिए, आप अपने पक्ष रखिए, हम अपने पक्ष रखते हैं। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं और उसका जो इफ़ेक्ट हो रहा है, उस इफ़ेक्ट को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये हमारे अटेंशन के लायक ही नहीं है। हमें इन बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और ये इस बहन की बात है तो इस बहन से मैं कोशिश करूँगा कि मैं भैया से नंबर लेके अमृतसर से मैं कोशिश करूँगा कि इनसे मुलाकात किया जाए और हम अपने ग्रुप में एडमिन पैनल में चर्चा करेंगे कि हम इनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत है भाई। 9534 एक परिवार है और हम इनके साथ संगठित रहेंगे। मैं वो शुक्ला से, अविनाश से बात करूँगा, मेरा भाई है, वो भी बढ़िया बोलता है, चैनल बहुत अच्छा चैनल उसका है, और वो सत्य बोलने वाला भाई है, समझदार है। जितने एग्जाम में तुम लोग बैठे हो उससे ज़्यादा वो क्वालिफाई करके बैठा है। खैर, तो उसको लेके हम जाएंगे, मुलाकात करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बट मैं इतना ही बोलूँगा कि बहन आप अकेली नहीं हो, हम आपके साथ हैं और 9534 आपके साथ है, ठीक है। बाकी ये चैनल है, आप इस पर प्यार दीजिए। अगर आपके सब्सक्राइबिंग आते रहते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी भी मेरी आपकी नज़र में मेरी इज्जत है, तो 2-4 हर वीडियो पर 2-4 सब्सक्राइबर आ जाने चाहिए, ठीक है दोस्त। आज वीडियो बड़ा है लेकिन ज़रूरी था इतना। बाकी मैं उन लोगों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ जो लोग, जैसे होता नहीं था कि छोटे छोटे बच्चों की जब लड़ाई होती है तो जो ताकतवर रहता है वो कूट देता है सामने वाले को। जब सामने वाला कायदे से लात खा जाता है तब वो रोता हुआ बोलेगा, अरे अब हम भैया को बुलाएंगे, कल देखना मैं भैया को बुलाऊंगा या मैं जाके सर जी को बताऊंगा। ठीक वैसे जो लोग हरकतें करते हैं कि जब अपने से कुछ नहीं होता तो आके गीदड़ भपकी देते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लीगल कर दूंगा, इलीगल कर दूंगा। तो दोस्त, जितना तुम कर सकते हो उतना हम सोच के बैठे हैं। इतना मुझे टेंशन नहीं है किसी का भी, किसी से न तो डर है न तो कोई टेंशन है। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ो, खड़ा है तुम्हारा भाई ज्ञानी मैदान में, ठीक है दोस्त। जय हिंद।